नया तजर्बा। मैं गुज़श्ता 3 या 4 साल से इंटरनेट पर इस किस्म की कहानियां पढ़ रहा हूँ जिनमें औरतों को गैर मर्दों के साथ तस्कीन और सुकून हासिल करते हुए बयान किया जाता है। उन कहानियों को पढ़ने के बाद मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ ये सब करते हुए देखो, और इस तरह मेरी बीवी को भी एक नया जायका चखने को मिलेगा। लेकिन मैं इस बारे में अपनी बीवी से बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फिर आखिरकार हिम्मत करके मैंने अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो इसने मुझे साफ इनकार कर दिया। मगर फिर कुछ ही दिन बाद वो इस काम के लिए राजी हो गई तो मैंने फौरन एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू कर दी जो मेरे ही सामने मेरी बीवी के साथ वो सब कुछ करे और इसको भरपूर तस्कीन और सुकून दे, और ये सब होता हुआ मैं अपनी आंखों से देखो। फिर कुछ कोशिश के बाद मुझे ऐसा शख्स मिल गया जो ये सब कुछ करने के लिए तैयार था, तो मैं इसे अपने घर ले आया। और फिर मेरा नाम राशिद है और मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं एक निजी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह भी माकूल है। मेरी उम्र 33 साल है और मेरी शादी 7 साल कबल मेरी कजिन राशिदा से हुई जो मुझसे 6 साल छोटी है। वो 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद बहुत स्मार्ट और सलिम है। इसके लंबे और घने बाल हैं, पेट तकरीबन ना होने के बराबर है और इसकी आंखें ब्राउन हैं, जिसकी वजह से वो अब भी किसी लड़की की तरह लगती है। हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रही है, मगर बाज़ औक़ात वो बदतमीज़ हो जाती है। लेकिन मैं ख़ानदानी दबाव की वजह से इससे कुछ नहीं कह पाता। इब्तिदाई तौर पर मैं इससे काफ़ी बेजार रहता था, लेकिन अब मुझे उन सब बातों की आदत हो गई है। मैं गुज़श्ता 3-4 साल से इंटरनेट पर कहानियां पढ़ रहा हूँ जिनमें औरतों को गैर मर्दों के साथ तस्कीन और सुकून हासिल करते हुए बयान किया जाता है। अब मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ ये सब करते हुए देखो, लेकिन मैं इस बारे में अपनी बीवी से बात करने में हिचकिचाहट महसूस करता रहा। आखिरकार मैंने हिम्मत करके इस मौजू पर बात की, लेकिन वो इस पर राजी ना हुई। मगर मैंने हार नहीं मानी और इस मौजू पर बातचीत जारी रखी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर आखिरकार मैंने इस मौजू पर राशिदा से बात करना छोड़ दी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई और मैं मुसलसल इस बारे में सोचता रहा। फिर कुछ अरसे से दफ्तरी मामलात की वजह से मैं काफ़ी परेशान रहा, जिसका असर मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर भी पड़ा। जब से दफ्तरी मसाइल की वजह से परेशानी शुरू हुई, मैं महीने में कभी कभार ही राशिदा के साथ तस्कीन हासिल कर सका। हालांकि इससे पहले हम हर हफ्ते 3 या 4 बार ये सब करते थे। एक आध बार इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद वो काफ़ी परेशान दिखाई देने लगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब हम एक दूसरे के साथ सुकून हासिल कर रहे होते तो अचानक मेरे जहन में दफ्तरी मामलात के हवाले से ख्यालात आ जाते, जिसकी वजह से मेरी शहवत ख़त्म हो जाती और मैं राशिदा को मुकम्मल सुकून नहीं दे पाता। इसके नतीजे में वो मुझसे नाराज़ होकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती। एक बार तो वो मुझ पर बरस पड़ी और गुस्से में मुझे कोसने लगी, लेकिन मैंने शर्मिंदगी के बाइस इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सो गया। सुबह नाश्ते के दौरान राशिदा का मूड काफ़ी ख़राब था, लिहाजा मैं नाश्ता करके फ़ौरन दफ्तर के लिए रवाना हो गया। दोपहर को राशिदा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज आप हकीम साहिब के पास चले जाए, तो मैंने इसकी बात मान ली। रात को जब मैं घर आया तो राशिदा ने पूछा कि क्या आप किसी हकीम के पास गए थे, तो मैं खामोश रहा और कोई जवाब ना दिया। फिर जब रात को राशिदा बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी जबकि मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने टीवी बंद किया और इसका मुंह अपनी तरफ करके इसे गले लगाने की कोशिश की, तो राशिदा ने मेरी तरफ मुंह किया और आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि लगता है कि अब आप मुझे पूरी तरह से तस्कीन नहीं दे सकते, मगर अब परेशान नहीं हूं, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। और ये कहकर वो दोबारा करवट लेकर सो गई। मैं फौरन उनकी बात को समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रही थी। अगले रोज़ दफ्तर जाते हुए मेरे जहन में राशिदा की रात की बात आ गई। इब्तिदा में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसमें मेरी पुरानी ख्वाहिश की तकमील का मौका मौजूद है। चुनांचे मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर लिया कि राशिदा को हर रोज़ इस काम के लिए तैयार करूंगा और फिर इसे अधूरा छोड़ दूंगा। फिर मैंने इस मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। पहले दिन ही मैंने बिस्तर पर लेटते ही राशिदा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन जब वो इस काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई तो मैंने खुद को इससे अलग कर लिया और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। राशिदा ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, मगर मैंने इसकी तरफ रुख नहीं किया। इस पर इसने मुझे सख्त अल्फाज में जवाब दिया और फिर खुद भी लेट गई। चंद दिन बाद मैंने दोबारा ऐसा ही किया। इस बार मुझे इसे राजी करने में कम अज कम 1 घंटा लगा, मगर इसने इस शर्त पर हामी भरी कि अगर आज इसे अधूरा छोड़ा गया तो वो पूरी जिंदगी मुझसे ये काम नहीं करवाएगी। ताहम मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक इसे फिर बीच में छोड़ दिया। इस वाक़ये के बाद राशिदा की मेरे साथ बातचीत बहुत कम हो गई और वो सिर्फ मुझे काम की हद तक ही बुलाती थी। इस दौरान मैंने ये भी महसूस किया कि जब वो किसी काम के सिलसिले में खरीदारी के लिए बाहर जाती है तो बहुत सज सावर कर जाती है।
चंद रोज बाद मुझे एक दफ्तरी काम के सिलसिले में अपने 2 सीनियर्स के साथ एक हफ्ते के लिए कराची जाना था, जिसके लिए होटल भी बुक करवा लिया गया था और एडवांस में रेलवे की एसी स्लीपर केबिन भी बुक करवा ली गई थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों की गुंजाइश होती है और इस केबिन में सोने के लिए बेड और अटैच बाथरूम भी होता है। ताहम रवानगी से सिर्फ 1.5 घंटा पहले जब मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था, मुझे मेरे एक सीनियर का फोन आया कि वो दोनों किसी वजह से कराची नहीं जा सकते, लिहाजा मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना मैं अपनी बीवी को साथ ले जाऊं, क्योंकि ट्रेन की सीटें और कराची में होटल पहले ही बुक कर ली गई थीं। मैंने राशिदा से बात की कि हमें कराची जाना है, तो वो मान गई क्योंकि वहाँ इसकी बड़ी बहन रहती है। मैंने उन्हें बताया कि वो इसी बहाने अपनी बहन से भी मिल लेंगी, जबकि बच्चों को अपने मैके छोड़ देंगे। राशिदा ने फौरन अपने भाई को फ़ोन किया, जो आकर बच्चों को ले गया और वो फौरन तैयार हो गई। इसने ऐसे कपड़े पहने के जिनमें उनका जिस्म नजर आ रहा था, मगर मैंने इसे कुछ नहीं कहा और हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन आई और हम अपने केबिन में पहुंच गए, जहां 4 सीटें थीं, जिनमें से 3 हमने बुक करवाई थीं। इस केबिन में 2 नीचे आमने सामने बेड लगे हुए थे और 2 ऊपर आमने सामने बेड थे। मैं सोच रहा था कि ये केबिन मर्दाना है और चौथा शख्स भी यकीनी तौर पर मर्द ही होगा और अगले किसी स्टेशन पर केबिन में आने वाला था। इस ख्याल के तहत मैंने केबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और राशिदा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, ये सोचते हुए कि अगर चौथा मुसाफिर एक नौजवान मर्द हुआ तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। राशिदा ने मुझे दोबारा बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने इसके साथ छेड़छाड़ जारी रखी। जब लाहौर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो केबिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल थी और वो पेंट शर्ट में मलबूस था, हाथ में एक छोटा सफरी बैग पकड़े हुए था। इसने कहा, मेरी यहाँ सीट बुक है। मैंने जवाब दिया, जी आइए आइए। मैंने इसे रास्ता देते हुए कहा। वो केबिन में दाखिल हुआ और मेरी बीवी की तरफ देखकर बोला, सॉरी, अब मेरी वजह से तंग होंगे, अभी टिकट चेक कराता है तो मैं इससे कहकर केबिन तब्दील करवा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, तुम आराम से बैठो, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं, बल्कि हमें तुमसे गुपशप करने में खुशी होगी। इस पर वो मेरी बीवी के सामने बैठ गया, जबकि मैं राशिदा के साथ बैठ गया और हमने आपस में बातें शुरू कर दी। पहले तारुफ हुआ, फिर बाहमी दिलचस्पी की बातें होने लगे और ये बात सियासत तक पहुंच गई, जिसमें गर्मा गर्म बहस होने लगी। मैंने नोट किया कि राशिदा इस नौजवान जिसने अपना नाम राहिल बताया था, इसे बहुत दिलचस्पी से देख रही है। बहस के दौरान भी वो इसी की हिमायत कर रही थी। इस नौजवान का कद तकरीबन 6 फुट के करीब था, जिस्म काफी फुट था, चेहरा क्लीन शेव था और बातचीत में वो काफी संजीदा मालूम हो रहा था। राशिदा इसमें काफी दिलचस्पी लेने लगी थी और मैंने समझ लिया कि वो क्या चाहती है, जिस पर मैं भी खुश हो गया कि आज मेरी अरसा दराज की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाथरूम चला गया। वापस आया तो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मैं उनके पास आकर अखबार लेकर बैठ गया और उन्हें गुफ्तगू का मौका फराहम कर दिया। वो काफी देर तक बातें करते रहे और मैंने नोट किया कि राहिल भी राशिदा में दिलचस्पी लेने लगा है। जब गाड़ी साहिवाल पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। मैं उठा और ऊपर वाले बेड को सीधा करके इस पर लेट गया। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं सोने लगा हूँ, अब लोग बातें करें, जब अब दोनों को भी सूना हो तो लाइट ऑफ कर दीजिएगा। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर ले, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो उन दोनों को तन्हाई के लिए मौका फराहम कर रहा था। राशिदा इसके साथ उर्दू और पंजाबी को मिलाकर बातें कर रही थी, जिसे राहिल इंजॉय कर रहा था। अचानक राशिदा ने बात करते करते अपने बैग से अपना फ़ोन और हैंड फ्री निकालते हुए इससे पूछा, आप गाने सुनना पसंद करते हैं? इसने जवाब दिया, जी हाँ, म्यूजिक तो मुझे बहुत पसंद है। राशिदा ने पूछा, आपको कौन से गाने पसंद हैं? तो इसने बताया कि मैं पुराने गाने और पॉप म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ। राशिदा ने कहा, चुल्लू, फिर तुम ही इसमें से कोई गाना निकाल कर चला लो। जब इसने गाना लगा दिया तो मैंने उनसे कहा, यार थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, हैंड फ्री लगा लो, मैं सो रहा हूँ। मैंने जानबूझकर हैंड फ्री का नाम लिया ताकि राशिदा और राहिल एक ही बेड पर बैठ जाए। तो राशिदा फौरन अपनी जगह से उठी और राहिल के साथ बैठकर हैंड फ्री की एक तार इसके कान में लगा दी। अब मैं ऊपर लेटे हुए उन दोनों को देख सकता था। पहले राशिदा इस जगह बैठी थी जहां मैं लेटा हुआ था। राशिदा ने कहा, यह गाना अच्छा नहीं, कोई और गाना लगाओ। इसने अपने कान से हैंड फ्री निकालते हुए राहिल की तरफ देखा और साथ ही अपना हाथ इसकी टांग पर रख दिया। राहिल ने पूछा, अब कौन सा गाना सुनना पसंद करोगी? राशिदा ने जवाब दिया कि इसके पास सिर्फ गाने हैं, फिल्म नहीं चलती। राहिल ने कहा कि क्या इसके पास ऐसे गाने हैं जिनके साथ फिल्म भी चलती हो? राशिदा ने इसके हाथ से अपना फ़ोन लेकर दूसरी तरफ रखते हुए कहा, हाँ हैं, अब बताए कौन सा गाना सुनोगे? राहिल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा कि कोई अच्छा सा हो जिसमें डांस भी हो। राशिदा ने इससे कहा कि राहिल ने अपने मोबाइल पर कोई गाना लगाया
और एक हैंड फ्री राशिदा को दे दी, जिसने इसे अपने कान लगा लिया और इसके साथ बैठ गई। जैसे ही राशिदा इसके करीब हुई, राहिल ने एक बार गौर से देखा कि वो मोबाइल में मगन है। फिर इसने भी अपनी नज़रें मोबाइल की तरफ लगा दे। मैं ऊपर से देख रहा था कि गाना सुनते सुनते राशिदा खिसक कर राहिल के मजीद करीब होने की कोशिश